नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती के एक और नए शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शो में दोस्तों 4 खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से पहली खबर होगी दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक और बड़ा हमला कर दिया है। और अब अगर अपन इसका पूरा आंकड़ा देखें कि पिछले 6 महीने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है, तो दोस्तों नंबर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम चाहेंगे कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर उस सरकार की जो सरकार बांग्लादेश के इतिहास को मिटाना चाहती है, हर उस इतिहास को बांग्लादेश के अंदर मिटाना चाहती है जो इतिहास बताता है बांग्लादेश की इतिहास के बारे में, और वो इतिहास जो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसे गेम की बात करेंगे जिससे डोनाल्ड ट्रंप खूब सारा पैसा कमाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के अंदर मौजूद अमेरिका की सरकार और अमेरिका के अंदर मौजूद बड़ी बड़ी वो प्राइवेट कंपनीज जो वहां पर बैठ के हथियार बना रही है, ये सब अब ज्यादा पैसा कमाने वाली हैं। और ये पैसा कमाने वाले हैं यूक्रेन से। दोस्तों आखिरी खबर के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अब भारत सरकार ने, जिस तरीके से आपको अलग अलग न्यूज चैनल्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पता चल चुका होगा कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि जितनी भी दुकानें हैं जहां पर ऑयल के पैकेट्स बिकते हैं, यानी कि तलावा खाना बिकता है, मीठा खाना बिकता है, मिठाइयों की दुकान हो गई, समोसा कचौड़ी की दुकान हो गई, यहाँ पर आप सबको एडवाइजरी और वार्निंग वाले होर्डिंग्स लगाने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि आखिर क्या है। इसके अंदर भी 2 तरीके की चीज़ें बातें निकल कर आ रही हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर अपन अपनी पहली खबर की ओर बढ़ते हैं तो पहली खबर देखने को मिलती है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में बहुत बड़ा अटैक करा है। ये अटैक पाकिस्तान के क्वेटा और कलाट एरिया के अंदर हुआ है। इस अटैक के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के 29 सोल्जर्स को निशाना बनाया और उनको मौत के घाट उतार दिया। हुआ यह है कि यहाँ से एक बस जा रही थी, जिस बस के अंदर 48 लोग सवार थे। 48 में से 29 यानी कि 29 लोग पाकिस्तान आर्मी के थे। बस को रुकाया जाता है, 29 के 29 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स को उतारा जाता है और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है और बाद में बस को भी नुकसान पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस चीज को अगर अपन प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक्स करती जा रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रुक नहीं रही है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो अटैक्स है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में और ज्यादा बड़े हो चुके हैं और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। इससे ये चीजें पता चलती हैं कि जिस तरीके से आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखा था, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारतीय वायुसेना ने अपने मिसाइल की पावर के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर मौजूद खूब सारे आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। बाद में जब पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा था तब भारत ने एक और चीज को निशाना बनाया था। और दोस्तों वो चीज क्या थी? दोस्तों वो चीज थी पाकिस्तान आर्मी के एयर बेसिस, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर बेसिस है, उनके जितने भी एयर बेसिस थे उनमें से जितने भी खतरनाक एयर बेसिस थे उन तमाम एयर बेसिस को इंडियन आर्मी ने, इंडियन वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना ने उसको देश नाबूद कर दिया था और उनको नुकसान पहुंचा दिया था। नुकसान पहुंचने के बाद क्या हुआ दोस्तों? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एकदम फ्री हो गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास काफी समय था और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बड़े बड़े अटैक्स लॉन्च कर दिए और अटैक्स अब ये दोस्तों खतरनाक साबित होते जा रहे हैं। अब हाल ही में क्या देखने को मिलता है? हाल ही में क्वेटा के अंदर अटैक हुआ, 29 सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी के मारे जा चुके हैं। लेकिन अब अगर अपन वो 6 महीने का रिकॉर्ड निकालें कि जून 2025 से पहले, यानी कि जनवरी 2025 से जून 2025 तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दोस्तों पाकिस्तान के अंदर 286 अटैक करे हैं, जिसमें से 700, जी हाँ 700 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स को मार दिया गया है। इन अटैक्स के अंदर दोस्तों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 36 फाइटर्स शहीद हुए हैं और 7 फिदायन अटैकर्स भी यहाँ पर शहीद हुए हैं। ये सब चीजें देखने को मिलती है। पाकिस्तान के अंदर क्या हालात बन चुकी है। पाकिस्तान आर्मी एक तरीके से भारत के साथ एंगेज होना चाहती है, पाकिस्तान की सरकार चाइना की सरकार के साथ एंगेज होना चाहती है, वहाँ पर पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक को बनाना चाहती है। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहाँ पर इन सब चीज़ों को कामयाब होने नहीं दे रही है। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इतने बड़े बड़े अटैक्स कैसे कर पा रही है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास ये बड़े बड़े हथियार कहाँ से आ रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, कई सवाल हैं जो पाकिस्तान को खुद को क्वेश्चन में डाल देते हैं और पाकिस्तान को रात को नींद नहीं आने में दिक्कत महसूस होती है इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन दोस्तों अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान का एक और भाई है जिसका नाम है बांग्लादेश। पहले तो ये दोनों भाई लड़ते थे, लेकिन अब ये दोनों भाइयों के विचारों के हिसाब से एक हो चुके हैं। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? बांग्लादेश के अंदर जब से दोस्तों मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, बांग्लादेश के अंदर किसी भी तरीके से हिंदू सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश का खुद का इतिहास सुरक्षित नहीं है और बांग्लादेश का जो भी कनेक्टिविटी है, हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी और प्रॉपर तरीके से देखे जाए तो किसी भी तरह की कनेक्टिविटी जो इंडिया से है, उन तमाम कनेक्टिविटीज को
मिटाया जा रहा है, बांग्लादेश के इतिहास को मिटाया जा रहा है। हाल ही में देखने को मिला कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद सत्यजीत राय के एक पुराने घर को, पैतृक संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया गया, उसके पूरे ढांचे को गिरा दिया गया। और ढांचे को गिराने का कारण क्या बताया गया है दोस्तों? ढांचे को गिराने का कारण बताया गया है कि ये जो ढांचा है ये असुरक्षित था वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ पर जो बच्चे खेलते थे उनके लिए असुरक्षित था। आप सोचिए कोई ऐसा पुराना मॉन्यूमेंट जो किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति का है, जो व्यक्ति बाजू के आपके देश से भी ताल्लुकात रखता है, एक बड़ा फिल्म मेकर है। जी हाँ दोस्तों, सत्यजीत राय एक बड़े फिल्म मेकर हैं, उनके खूब सारी फिल्मों अब भी पूरी दुनिया भर के अंदर बड़ी बड़ी जो सिनेमा की स्कूल्स हैं वहाँ पर दिखाई जाती है। उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी राइटिंग के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में बात किया जाता है, आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को बांग्लादेश की सरकार प्रॉपर तरीके से बिना कुछ देखे गिरा देती है। यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार ये तक नहीं देखती कि अगर इससे ये असुरक्षित है, किसी के खेलने के लिए यहाँ पर असुरक्षित है, किसी मानव जाति के लिए असुरक्षित है, तो इसको कृपया करके वापस संभाला जाए। इसको दोबारा से इसका निर्माण क्यों नहीं किया गया, इसको संभाला क्यों नहीं गया, इसको सुरक्षित क्यों नहीं बनाया गया, ढांचे को प्रॉपर तरीके से वापस बनाया क्यों नहीं गया, सवाल ये भी खड़ा होता है। और बांग्लादेश की सरकार यहाँ पर लैग कर जाती है, बांग्लादेश की सरकार इसको रिनोवेट नहीं करती है, बांग्लादेश की सरकार इसको और ज़्यादा नुकसान पहुँचा देती है, यहाँ पर गिरा देती है। इससे पहले देखने को मिला था कि रविंद्रनाथ टैगोर के मकान के अंदर घुस के कुछ बांग्लादेश के अंदर जो उग्रवादी संगठन के लोग हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, वो तमाम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के घर के अंदर घुसते हैं और उस घर को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इससे पहले देखने को मिला था कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उनके घर के अंदर घुस के भी तोड़फोड़ होती है और अलग अलग चीज़ों को नुकसान पहुंचा दिया जाता है, उनके स्टैच्यूज़ को गिरा दिया जाता है, जितनी भी तमाम चीज़ें हैं। इनफैक्ट ये तक निकल कर सामने बात आती है कि बांग्लादेश के अंदर जो आज़ाद बांग्लादेश को जिसने कराया था ना, वो था मुक्ति संग्राम। जी हाँ दोस्तों, मुक्ति संग्राम एक जो संगठन था और वो जो उस समय जो चीज़ें चलन में आई थी वो मुक्ति संग्राम था। और मुक्ति संग्राम से रिलेटेड बांग्लादेश के अंदर मौजूद जितने भी स्कल्पचर्स हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी पेंटिंग्स हैं, जितने भी स्टैचूज़ हैं, इन तमाम स्टैचूज़ को अब तक बांग्लादेश के अंदर जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक यहाँ पर 1500 ऐसे मॉन्यूमेंट्स और ऐसे ढांचों को तोड़कर गिरा दिया गया है या फिर उनको नुकसान पहुँचा दिया गया है। आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार तो आराम से बन के बैठ चुकी है, मोहम्मद यूनुस आराम से वहाँ पर राज कर रहे हैं और वो अलग अलग समिट्स के अंदर जाते हैं, वो कभी चाइना से मिलते हैं, चाइना से फ्रेंडली बातें करते हैं, लेकिन खुद के देश के अंदर खुद के देश का इतिहास मिट रहा है, उस पर उनको कोई ध्यान नहीं है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू असुरक्षित है, इसके ऊपर उनको कुछ ध्यान नहीं है। बांग्लादेश के इतिहास को मिटाया जा रहा है, इसके ऊपर उनको कुछ ध्यान नहीं है और वो यहाँ पर कर भी कुछ नहीं रहे हैं। इस हालातों को देखते हैं, इन हालातों को देखते हैं तो देखने को मिलता है कि बांग्लादेश बिल्कुल एक ऐसी खुली जेल हो चुकी है जिसके कैदियों के ऊपर बड़े बड़े इल्जामात हैं और अब ये कैदी खुले घूम घूम कर अपने अपराधों का लेवल और ज़्यादा ऊपर कर रहे हैं। और ये पूरे का पूरा बांग्लादेश इस वक्त एक खुली जेल है जिसके अंदर ना तो कोई प्रशासन है, ना कोई पुलिस है, ना कोई सरकार है और ना ही ये कोई चीफ एडवाइजर बैठा है। सब के सब पुतले बन चुके हैं और यहाँ पर इस खुली जेल के अंदर ये खुले अपराधी घूम रहे हैं। अगर दोस्तों अगर अपनी अगली खबर की ओर चलते हैं तो अगली खबर देखने को मिलती है डोनाल्ड ट्रंप की। जिस तरीके से दुनिया के अंदर कलेश मचता है, एक तरीके से मैं आपकी भाषा में कहूँ तो सब दुनिया नुकसान में चल जाती है, लेकिन अमेरिका हमेशा प्रॉफिट में रहता है। अमेरिका प्रॉफिट में रहता है, अमेरिका को चलाने वाले प्रॉफिट में रहते हैं, अमेरिका के अंदर जो कंपनीज है वो प्रॉफिट में रहती हैं। पूरी दुनिया बर्बाद कहाँ होती है, वहाँ अमेरिका प्रॉफिट में रहता है। तो दोस्तों पूरी दुनिया बर्बाद होती है वॉर के अंदर, लेकिन अमेरिका प्रॉफिट में आता है वॉर को फंड कर वॉर के अंदर अपने हथियार बेचकर। हाल ही में आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में मसला गरमा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर की स्टेल्थ पावर दिखाई, पूरी दुनिया के अंदर B-2 बॉम्बर फेमस हो गया। B-2 बॉम्बर की टेक्नोलॉजी के बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करनी शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इस बीच रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा था और यूक्रेन रशिया पर अटैक कर रहा था। दोनों के बीच अटैक्स चल रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे थे, यानी कि वो तो आपको हमने बताया था इससे पहले कि जब से चुनाव लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तब से एक ही बात कर रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद है रशिया और यूक्रेन की जंग 24 घंटे में 48 घंटे में ऐसे रुकवा दूंगा। लेकिन दोस्तों अब तक ये जंग नहीं रुकी है और डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि जंग रोक दो। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यानी कि नेटो, हमने आपको अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से नेटो इंडिया को धमका रहा है कि इंडिया वॉर के बीच में रशिया से पैसे वैसे मांग रहा है, माफ़ कीजिएगा, रशिया से व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। और कहा गया कि भाई 500 टैरिफ का जो ट्रेड टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर या उन देशों के ऊपर जो रशिया से ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर हम लगा देंगे। लेकिन दोस्तों देखने को अभी वाली बात ये बनती है कि जहाँ एक तरफ यूक्रेन में
यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि रशिया आप अटैक बंद कर दो, और यूक्रेन को के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको डोनाल्ड ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में बुला के एक तरीके से जो लड़ाई हुई थी वो भी आपके सामने दर्शा, आपको पता होगा कि किस तरीके से वो लड़ाई हुई थी। उन चीज़ों के अंदर भी आपको क्या देखने को मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वॉर रुक जाए, लेकिन दोस्तों जैसे डोनाल्ड ट्रंप को पता चला कि अब वो यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहे कि ये वॉर रुक जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक नया प्लान बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूक्रेन को कि आपके ऊपर रशिया अपने खूब सारे ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स करेगा, अब उनको रोकने के लिए आपके पास क्या है? यूक्रेन ने बोला हमारे पास उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं रशिया की तरफ से आने वाली मिसाइल से, रशिया की तरफ से आने वाले ड्रोन से। ज़ेलेंस्की बोले, यूक्रेन बोला कि चलो 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 ठीक है, हमको दे दीजिए, आप पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए पैसा लगेगा। ज़ेलेंस्की बोले देखिए पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चलो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। अब आप सोचेंगे डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ पर फ्री में देने को राजी हो गए, तो कार्तिक जी आप कैसे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पैसा कमाने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पैसा कमाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, यूरोपियन यूनियन को बीच में लिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को कहा कि आप मेरे को यूक्रेन के बदले पैसे दीजिए, आप मुझसे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लीजिए और फिर यूक्रेन को फ्री में दे दीजिए और जाइए जाकर यूक्रेन को बचाइए, ज़्यादा सोचिए मत, सबसे पहले मेरे को पैसे दे दीजिए। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक गेम चलाया, और इस गेम के अंदर मैं आपको शॉर्ट बताऊं तो क्या होने वाला है। यूरोपियन यूनियन डोनाल्ड ट्रंप को पैसा देगा, यानी कि अमेरिका को पैसा देगा यूरोपियन यूनियन, और अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ले लेगा। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लेने के बाद में फ्री में यूक्रेन को दे देगा और यूक्रेन को कहेगा कि अब आप बचा लो। उसके बाद ये भी खबर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका यहाँ पर इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में यूक्रेन को ज़्यादा मात्रा में खूब सारे वेपन्स दे दिए जाएं। इनकी क्या गिनती है इसका कुछ पता नहीं है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी कितने दिए जा रहे हैं इसका भी कुछ पता नहीं है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के बारे में बताऊं तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक तरीके से खूब सारी बैटरीज और उसके अंदर ट्रक्स होते हैं, बैटरीज होते हैं। जिस तरीके से आपने S-400 देखा था, S-400 की तो रेंज है 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक की, लेकिन पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की रेंज 35 से 40 किलोमीटर तक की होती है, या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अंदर भी सारी वो सामान आते हैं। तो यूक्रेन भी इसका कितना इस्तेमाल कर सकता है ये भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको सवाल आना चाहिए कि आखिर यूरोपियन यूनियन ये नुकसान उठाएगा कैसे? तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने एक प्लान बनाया। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हमारे पास जो रशिया का फ्रोजन एसेट्स है, यानी कि रशिया के जो एसेट्स हैं, जैसे कि भारत के कुछ एसेट्स हैं जो पूरी दुनिया भर के अंदर पड़े रहते हैं, उनके ऊपर जो भारत है इंटरेस्ट कमाता रहता है। और वो जैसे कि आप कहते हैं ना कि बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट करा दिया है, उस पैसे डिपॉजिट होने पर या फिर आपने कोई FD करा दी है, उस FD कराने पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। इस तरीके से दुनिया भर के जो देश हैं अलग अलग देशों के अंदर अपने कुछ एसेट्स को दबा के रख देते हैं या फिर उनको दे देते हैं और उनको कहते हैं कि कृपया करके इसको रखिए, आप अपने पास सुरक्षित रखिए और मैं इससे इंटरेस्ट कमा लूँगा। वो इस तरीके से बातें चलती हैं। तो रशिया का भी खूब सारे एसेट्स हैं जो पूरी दुनिया भर के अंदर मौजूद है, और यूरोपियन यूनियन का कहना है कि हमारे पास रशिया के 300 से 310 बिलियन डॉलर के एसेट्स पड़े हैं जिनको हम फ्रोज कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि क्या यूरोपियन यूनियन इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका को पेमेंट करने के लिए? दोस्तों यूरोपियन यूनियन बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो इसलिए नहीं कर सकता है कि यूरोपियन यूनियन इस पैसे को अगर छेड़ता है तो ये काफ़ी इलीगल होगा। रशिया डायरेक्ट तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट वही डिसीजन लेगा जो इन सब मामलों में लीगल है, यानी कि आप इस तरीके से पैसे को नहीं छेड़ सकते। तो यूरोपियन यूनियन ने एक नया इलाज इसके ऊपर निकाला है, और नया इलाज क्या है दोस्तों? इसके ऊपर नया इलाज ये है कि रशिया इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाता है उस इंटरेस्ट को यूरोपियन यूनियन रशिया को नहीं कमाने देगा और ना ही रशिया को देगा। यूरोपियन यूनियन इस इंटरेस्ट को अपने पास रखेगा और फिर अमेरिका को दे देगा और कहेगा कि ये लो आपका पैसा, हमें दो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, हम इसको देंगे यूक्रेन को। यानी कि अगर आप देखते हैं तो यूक्रेन के पास अब हथियार आने वाले हैं, पैसा आने वाला है, हथियार आने वाले हैं, डिफेंस सिस्टम्स आने वाले हैं, और ये यूरोप के रास्ते आएंगे। यूरोपियन यूनियन ने क्या करा है, डोनाल्ड ट्रंप को पैसे देने का वादा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, और दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं तो रशिया को धोखा दे दिया यूरोपियन यूनियन, जो हर बार यूरोपियन यूनियन देता ही है। और इसके अंदर देख रहे हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रशिया के 300 से 310 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन ने सीज कर रखे हैं। और सालाना हिसाब से बताता हूँ कि एनुअली रशिया इसके ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट कमाता है तो वो 3 बिलियन डॉलर्स का है। और अब तक यानी कि जब से जंग चल रही है उस हिसाब से अब तक अगर अपन आकलन करें तो कम से कम 9 या 10 बिलियन डॉलर के आसपास रशिया के इंटरेस्ट यूरोपियन यूनियन दबा के बैठा हुआ है। और अगर आप पैट्रियट डिफेंस सिस्टम और तमाम इन चीज़ों को देखेंगे तो ये भी लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की आएगी। इसका मतलब यूरोपियन
यूनियन बड़े ही आराम से ये पेमेंट कर सकता है और रशिया को धोखा दे सकता है। यानी कि इन शॉर्ट बात यह है कि रशिया के पैसे से ही अब रशिया को मारने की प्लानिंग चल रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन दोस्तों अब अपन अपनी आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो आखिरी खबर यह है कि भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है, एक वार्निंग जारी करी है। भारत सरकार इसके अंदर कह रही है कि तमाम दुकानें जो मिठाइयां बेचती हैं, तमाम दुकानें जो समोसा कचौड़ी बेचती हैं, या फिर तमाम वो कैफेट एरियाज, तमाम वो रेस्टोरेंट्स, तमाम वो स्कूल के अंदर मौजूद कैंटीन्स या फिर ऑफिस के अंदर मौजूद कैफेटेरिया, इन तमाम जगहों पर जहां पर समोसा कचौड़ी तली हुई चीज़ें और मिठाइयाँ जैसी जिनके अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों का अगर आप बेच रहे हैं तो आपको एक वार्निंग बोर्ड लगाना पड़ेगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि आपके शरीर के लिए, एक मानव के शरीर के लिए शुगर कितनी ज़रूरी है, लेकिन इस सामान में कितनी ज़्यादा शुगर है। तला हुआ खाना कितना ज़रूरी है, लेकिन इस सामान में देखिए कितना ज़्यादा तेल है। फैट कितना ज़रूरी है, लेकिन इस सामान में देखिए कितना ज़्यादा फैट है। इन सब चीज़ों के बारे में एडवाइजरी जारी करी है और सवाल अब दोस्तों दो खड़े हो रहे हैं कि इसके जो परिणाम है वो दो हो सकते हैं। पहली बात यह कि सरकार ने बड़ी ही अच्छी चीज़ करी है। सरकार ने अच्छी चीज़ इस वजह से की है दोस्तों, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो दिन ब दिन हमारे भारत की जो जनता है, इसका जो लाइफस्टाइल है, इसका जो खाना खाने का तरीका है, बैठने उठने का तरीका है, बाहर आने जाने का तरीका है, बाहर से कुछ भी खाने का तरीका, ये बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। लोग बाग अपने घरों में खाना कम बना रहे हैं, बल्कि बाहर जाकर खाना ज़्यादा खा रहे हैं। अगर बाहर नहीं जा सकते तो भी घर में रहकर खाना खुद नहीं पका रहे हैं, वो ऑनलाइन मंगा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से मंगा रहे हैं, अलग अलग कंपनी से मंगा रहे हैं और बाहर का ही खा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर खूब सारी ज़्यादा आबादी ऐसी है जो ओबीस है, यानी कि ज़्यादा मोटापे की शिकार है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पतले हैं, यानी कि सुरक्षित और साफ स्वस्थ खाना, स्वच्छ खाना कोई भी नहीं खा रहा है। भारत के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतना साफ अच्छे से घर में पका हुआ खाना खा रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं खा रहा है। लेकिन दोस्तों सरकार ने यह काम तो बिल्कुल अच्छा कर दिया है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, सरकार ने वार्निंग्स जारी करने को कह दिया है। लेकिन सवाल यह है, दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था ना, दो बात है, तो इसके अंदर दूसरी बात यह है कि सरकार ने इस तरीके से वार्निंग्स, इस तरीके की एडवाइजरीज तो सिगरेट और गुटखों के डब्बों के ऊपर भी जारी कर रखी है। क्या लोगों ने सिगरेट और गुटखे खाने बंद कर दिए? क्या लोगों ने सिगरेट और गुटखा, इन चीज़ों का कंजम्पशन कम कर दिया? बल्कि उल्टा होता ही है। भारत के अंदर इन चीज़ों का विज्ञापन जब होता है तब भारत के बड़े बड़े उद्योगपति, माफ़ कीजिएगा, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो जाहिर सी बात है उद्योगपति भी हैं, जिनको ऐसे सेलिब्रिटी जिनको बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कास्ट नहीं कर सकते, उन प्रोड्यूसर्स के ऊपर जाकर हमारे भारत के अंदर गुटखा कंपनीज इन कलाकारों को ऐड के लिए राजी कर लेती है, इनको साइन कर लेती है और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पर इनका ऐड करते हैं। क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? देखने वाली बात यह है कि आखिर इस चीज़ को भारत की जनता कितना सीरियसली लेती है। भारत की जनता के सामने तो सरकार ने सिगरेट को भी वार्निंग बताया, लेकिन खूब सारी जनता आज ऐसी है जो सिगरेट पी कर काम चला रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सिगरेट को पीती है। खूब सारे लोग ऐसे हैं जो कि टोबैको और गुटखा को कंजप्शन करते हैं और रुक भी नहीं रहे हैं। खूब सारे ऐड जैसे रन होते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर भी इस तरीके से ऐड रन होते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अब सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी, समोसा के लिए, कचौड़ी के लिए, तले हुए खाने के लिए जिसमें फैट ज़्यादा, उसके लिए, जिसमें मीठा ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, उसके लिए। सवाल ये है कि जनता क्या इसको मानेगी? मेन बात यह है कि जनता के लिए एक प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिसके अंदर जनता को समझ आए कि आखिर उसके लिए मेन चीज़ क्या है। आपको देखने को मिला होगा कि लगातार काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आते थे जिसके अंदर अब तो भारत के अंदर ये तक नहीं पता कि आखिर किस व्यक्ति को हार्ट अटैक से मौत हो सकती है, किस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, ये तक नहीं पता। हाल ही में देखने को मिला कि राजस्थान के अंदर 9 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया। तो ये समझ नहीं आ रहा कि जहाँ पर जिस देश के अंदर 9 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक आ रहा है और 90 साल के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो आखिर हार्ट अटैक से बच कौन सकता है? आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या हो सकता है? आखिर इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है? सीधी सीधी बात यह है कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप सही रहेंगे, आप स्वच्छ खाएंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। सवाल यही है कि आखिर भारत की जनता इसको किस तरीके से मानती है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम खबरों के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। हमें सब्सक्राइब कीजिए।